हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित एकदम शुरुआत से। हम लोग हर चैप्टर का एक वीडियो पढ़ेंगे और एक वीडियो में उसके सारे टॉपिक भी समझेंगे और सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी समझेंगे परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि हमारा पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम एक्सरसाइज वाइज एक एक सवाल पढ़ें। हम ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों को पूरा टॉपिक भी समझ में आएगा और पेपर में आए हुए सवाल भी आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आप लोग पूरा साल अपना बर्बाद कर दिए हैं, एक भी दिन पढ़ाई नहीं किए हैं, तब भी आप लोग अगर ध्यान से समझते हैं और देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से बहुत आसानी से सारा सवाल समझ में आएगा और आप लोग पेपर में भी कर पाएंगे। और जो बच्चे साल भर कोचिंग किए हैं, साल भर स्कूल गए हैं और गणित को पढ़े हैं, उनका थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, उनको रिवाइज करना है, तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं आज पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के सबसे पहले हम सारा टॉपिक समझेंगे और टॉपिक के बाद उस पर सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होता है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना रहेगा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या सीखना रहेगा दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, हम समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड, किसी संख्या का ऐसा तोड़ जिसको फिर से ना तोड़ा जा सके। किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड जिसको और ज्यादा न तोड़ा जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। फिर से रिपीट करेंगे दोस्तों। किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड जिसको और अधिक न तोड़ा जा सके, उसे ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और यह अभाज्य गुणनखंड आप लोग 6 में भी पढ़े हैं, 7 में, 8 में, 9 में भी पढ़े हैं। आप लोग कक्षा 10 में पहले चैप्टर में है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल हम पूछ लिए, जैसे अगर बोले कोई भैया कि 32 का अभाज्य गुणनखंड करो, हम करेंगे भैया, बहुत सिंपल होता है। 32 लिखेंगे, उसके बाद करेंगे यह किससे कटेगा दोस्तों? सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 16 बार में। फिर हमें पता है दोस्तों 16 भी 2 से कटेगा, 2 अठे 16। फिर 8 भी 2 से कट जाएगा 4 बार, फिर 4 भी 2 से कट जाएगा 2 बार, फिर 2 भी 2 से कट जाएगा कितनी बार दोस्तों? 1 बार। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हुआ बच्चों? 1 2 3 4 5। 2 5 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 कितनी बार है? 5 बार। तो 2 की घाते 5। अगर 2 कितनी बार होता? 4 बार। तो 2 की घाते 4। अगर कोई संख्या होती 3 बार तो उस संख्या की घात 3। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। अगर कोई बोले 50 का अभाज्य गुणनखंड करो, बहुत आसान है बच्चों। हम देखेंगे कि 50 सबसे छोटी संख्या किससे कटेगी? हमें पता है लास्ट में 0 है, तो यह सबसे छोटी संख्या 2 से कट जाएगी। तो काटेंगे भैया, हमें पता है 50 2 से कटकर कितना हो जाता है? 25। 25 क्या 2 से कटेगा? नहीं। क्या 3 से कटेगा? 3 अठे 24। तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से, 4 छंग 24, 4 से भी नहीं कटेगा। हमें पता है यह संख्या 5 से कट जाती है, तो 5 पचे 25। तो 5 किससे कटेगा दोस्तों? 5 तो 5 से ही कट जाएगा। हमारा 50 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 2 1 बार और 5 कितनी बार दोस्तों? 2 बार। तो हमारा निष्कर्ष घात के रूप में क्या आया? 2 कितनी बार है दोस्तों? 2 1 बार है तो 2 की घात 1। 5 कितनी बार है? 5 2 बार है तो 5 की घात 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 100 का निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर 100 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। हाँ, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। कितनी बार कटेगा?
50 बार में। फिर 50 2 से कटेगा, हाँ कितनी बार में? 25 बार में। और 25 को हमने यहाँ पर काटा ही है। सबसे पहले 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा। तो 100 का गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों? 2 बार 2 है और 2 बार 5 है। अगर घात के रूप में लिखा जाए, 2 भी 2 बार है तो 2 की घात 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2। तो यह था दोस्तों हमारा अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम सीखेंगे जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, लासा और मासा। इसी अभाज्य गुणनखंड की विधि से उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विभिन्न निम्नलिखित संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करो। सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों लासा और मासा क्या होता है। हमें पता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर लासा मासा पता होगा, लेकिन हम फिर से पूरा चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। हम उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं जो साल भर गणित पढ़ा ही नहीं है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों लासा और मासा। किसकी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हम एक उदाहरण देते हैं बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अगर कोई बोल दे क्या लिए थे, हाँ चलो 32 और 50 का, 32 और 50 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करो। मासा और लासा, सबसे पहले हम सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, और फिर हम पिछले साल विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लेकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं दोस्तों 32 और 50 का। सबसे पहले हमें पता है अभाज्य गुणनखंड 32 का भी हम लोग निकाले थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, एक बार और रहेगा दोस्तों, 5 बार आया था। और 50 का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने किया था, क्या आया था? 2 एक बार था, 5 2 बार था, 2 5 10 5 50। अब सबसे पहले हम सीखते हैं दोस्तों मासा। सबसे पहले क्या सीखते हैं? मासा। बहुत सिंपल होता है। मासा जो सब में पाया जाए। क्या होता है दोस्तों? मासा जो सब में पाया जाए, अर्थात जो ऊपर वाली भी संख्या में उपस्थित रहे और जो नीचे वाली संख्या में उपस्थित रहे। अगर गणित के भाषा में इसे बोला जाए तो जो संख्या कॉमन होती है वही मासा होता है। संख्या कॉमन होने का मतलब दोस्तों केवल इतना होता है, जो ऊपर भी उपस्थित रहे और नीचे भी उपस्थित रहे, जो पहली संख्या में भी उपस्थित रहे और दूसरी संख्या में भी उपस्थित रहे, वही मासा होता है। केवल उन्हीं संख्याओं को लेंगे दोस्तों जो ऊपरी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में उपस्थित रहे। अगर किसी एक में पहली संख्या में उपस्थित है, दूसरी में नहीं उपस्थित है तो उसको नहीं लेंगे। दूसरी में उपस्थित है, पहली में नहीं उपस्थित है तो उसको भी नहीं लेंगे। अब सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भैया, मासा का मतलब होता है जो सभी संख्याओं में उपस्थित रहे। जैसे 32 में यहां पर ध्यान देंगे हम भैया, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5, नीचे कितनी बार है? 1। अब सभी लोग ध्यान दो भैया, ऊपर 5 बार है, नीचे 1 बार है, तो क्या लिया जाएगा? अभी बताया गया जो सब में उपस्थित रहे। हमें पता है 1 2 दोनों में उपस्थित है तो हम इसको ले लेंगे।
अब देखेंगे भैया यहाँ पर दूसरा दो क्या है, ऊपर नीचे, ऊपर दो है नीचे नहीं है। यही देखो तीसरा दो, ऊपर दो है नीचे नहीं है। ऐसे ये भी ऊपर वाली संख्या में दो उपस्थित है लेकिन नीचे वाले संख्या में नहीं है। अब भैया नीचे हम देखते हैं 5 है, हाँ भैया नीचे 5 है, क्या ऊपर 5 है, हम नहीं लेंगे। फिर अगला 5 नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। अर्थात केवल एक संख्या दो ऐसी थी जो ऊपर अर्थात 32 में भी उपस्थित थी और 50 में भी, अतः हमारा मासा क्या हो जाएगा, 2। केवल 2 ही दोनों संख्याओं में उपस्थित थी अर्थात उभयनिष्ठ थी अर्थात कॉमन थी, इसीलिए हमारा मासा क्या हो जाएगा, 2। अब हम सीखते हैं लसा। क्या सीखते हैं दोस्तों, लसा। अब लसा क्या होता है दोस्तों, हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लसा में सबसे पहला काम किया जाता है, जितनी भी संख्याएं रहें उसे लिख लो, जितनी भी संख्याएं रहें उसे लिख लो भैया। जैसे 2 दिख रहा है, हाँ, और क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। अब हमारी बात को आप ध्यान से समझेंगे। जैसे 2 यहां पर दिख रहा है, अब 2 हमें वो वाली संख्या लेनी है जिसमें सबसे अधिक बार उपस्थित रहे। जैसे हम देखेंगे नीचे 2 कितनी बार उपस्थित है, 1, ऊपर 2 कितनी बार उपस्थित है, 1 2 3 4 5। अब हम नीचे वाली संख्या लेंगे या ऊपर जो 5 बार उपस्थित है वो लेंगे। लसा में जो अधिक बार उपस्थित रहे उसे लिया जाता है। हमें पता है ऊपर 5 बार उपस्थित है तो ये 2 5 बार अर्थात 2 की घाते 5। अब हम देखेंगे भैया 5 तो ऊपर एक बार नहीं है, इसका मतलब चाहे जितनी भी बार होगी नीचे ही सबसे अधिक होगी। तो नीचे कितनी बार है, 1 2, ऊपर कितनी बार है, एक भी बार नहीं, तो हम लेंगे भैया नीचे सबसे अधिक बार है क्योंकि लसा में अधिक बार लिया जाता है। तो हम ले लिए 5 कितनी बार है, 2 बार, हम ले लिए 5 की घाते 2। अब हो जाएगा दोस्तों 2 की घात 5 मतलब 32 और 5 की घात 2 मतलब 25। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, 25 3 75 5 80। हमारा लासा कितना आ गया, 800। हमारा लासा कितना आ गया, 800। मासा जो दोनों में उपस्थित रहे, लासा सभी संख्याओं को लिखना है। उसके बाद में ध्यान देना है कि कौन सी संख्या जितनी अधिक बार आई है उसी को लिख लेना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल के तौर पर नीचे 50 में अर्थात नीचे वाली संख्या में 2 1 बार आया था और ऊपर 2 5 बार आया था, हमने 2 5 बार वाला ले लिया। और नीचे जो 5 था नीचे 2 बार आया था, ऊपर एक भी बार नहीं आया था, तो नीचे 2 बार अधिक है तो हमने नीचे 2 बार जो 5 आया था उसको ले लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 800। हम एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। अगर कोई बोले 50 और 100 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मासा ज्ञात करो। हम निकालेंगे दोस्तों बहुत आसानी से। 50 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 5 10 5 50। हम अभी ऊपर निकाले थे, सभी को पता होगा। 100 का 2 गुणे 2 दूनी 4 5 20 5 100। हम तरीका ऊपर सीख चुके हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने का। अब मासा देखेंगे। मासा जो सब में रहे, हम देखिए भैया 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, हम लिख दिए। दूसरा 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, नहीं लेना है। जो सब में रहे वही लेना है। 1 5 हाँ इसमें है, इसमें भी है, हम 5 को ले लेंगे। दूसरा 5 इसमें है, क्या इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, तो दूसरे 5 को भी ले लेंगे। और कुछ बच रहा है जो दोनों में है दोस्तों, नहीं बच रहा है, तो यही हमारा मासा हो जाएगा। 2 5 10 5 50। 50 हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। लासा हम देखेंगे। लासा पहले देखेंगे कौन कौन सी संख्या आई है। 1 2 आया है, 1 5 आया है, तो हम लिख लेंगे 2 और 5। अब
अब देखो किसमें अधिक आया है, इसमें एक बार 2 आया है, इसमें 1 2 2 बार आया है। हमें पता है जो अधिक रहता है वही लिया जाता है। 2 की घात 2 का मतलब 2 2 बार आया है। 5 देखेंगे, 5 इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो कोई भी ले सकते हैं। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। हम गुणा कर देंगे। 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, 5 की घात 2 का मतलब 5 पचे 25, 25 और 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौके 100। यही होता है दोस्तों हमारा लासा और मासा। अभी तो हम सीखे लासा और मासा होता क्या है। अब हम उन प्रश्नों को करेंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रश्न पिछले साल हमारे पेपर में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों को। एक बार इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। हमारा यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है 65 और 117 का मासा 65 p माइनस 117 है। 65 और 117 का मासा 65 p माइनस 117 है। तो p का मान बताओ। ये हमारा सवाल है दोस्तों। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल है दोस्तों। 65 और 117 का मासा 65 p माइनस 117 दिया है। तो हम 65 और 117 का मासा निकालने का तरीका जानते हैं। तो हम सबसे पहले 65 और 117 का मासा निकालेंगे, उस मासा को इसके बराबर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो p का मान आ जाएगा। सबसे पहले मासा निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 65 का। हमें पता है 65 5 से कट जाएगा। कितनी बार? 5 13, 13 5 65 होता है। 13 तो एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा। और दूसरी संख्या 117 है। अब 117 को हम काटेंगे। 117 7 1 8 1 9 मतलब 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9 बचा 2 27, 3 9 27, 39 13 3 39 मतलब 3 से कट जाएगा। 3 1 के 3, 3 त्रिका 9। अब 13 अभाज्य संख्या है, इसको 13 से ही काटना पड़ेगा। 13 1। अब 65 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुणे 13 और 117 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 13। अब हम इसका मासा देखते हैं दोस्तों। हमें पता है मासा जो सब में उपस्थित रहे। हम देखिए भैया ऊपर 5 है, नीचे नहीं है, नीचे 3 है, ऊपर नहीं है, लेकिन एक संख्या 13 जो ऊपर भी उपस्थित है और नीचे भी उपस्थित है। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? 13, क्योंकि हमें पता है जो दोनों में उपस्थित रहे, जो दोनों में कॉमन रहे, वही क्या होता है? हमारा मासा होता है। हमारा मासा 13 आ गया, लेकिन जो मासा दिया गया था, क्या दिया गया था? 65 p माइनस 117। इसके बराबर रख देंगे जो मासा आया है 13। अब पक्षांतर करके p का मान निकाल देंगे। अब माइनस 117 है, ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 65 p बराबर 13 माइनस 117 उस तरफ से बाएं साइड से दाहिने साइड आएगा तो प्लस 117 हो जाएगा। तो 65 p 13 में 117 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। तो 65 p बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब बीच में कोई चिन्ह ना रहे तो उसको गुणा माना जाता है। तो p बराबर हो जाएगा 130। यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। गुणा है अर्थात जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में। तो ये गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और 65 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। अर्थात p का मान कितना आ गया? 2।
ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे दोस्तों। और थोड़ा सा हम अच्छा सवाल लिए थे जिससे लसा मासा के साथ साथ आपको पेपर का सवाल भी सॉल्व करना आ जाए। अभी लसा और मासा पर हम एक और बहुत ही लाजवाब बहुत अच्छा सवाल लिए हैं, अब वो हम लोग करके देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यक्स माइनस दो यक्स प्लस चार की घाते 2 और यक्स माइनस 2 की घाते 2 का लसा और मासा ज्ञात करो। का लसा और मासा ज्ञात करो। समझते हैं दोस्तों। पहली संख्या है यक्स माइनस दो और यक्स प्लस 4 की घाते 2 और घाते 2 का मतलब हमें पता है कि कोई संख्या कितनी बार है दोस्तों, 2 बार। घाते 3 का मतलब कोई संख्या कितनी बार है, 3 बार। घाते 4 का मतलब कोई संख्या कितनी बार है, 4 बार। यहां पर यक्स प्लस 4 की घाते 2 है, इसका मतलब यक्स प्लस 4 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार। दूसरी संख्या को हम देखते हैं। दूसरी संख्या है यक्स माइनस 2 की घाते 2। यक्स माइनस 2 की घाते 2, इसका मतलब यक्स माइनस 2 भी कितनी बार उपस्थित है, 2 बार। हमारी पहली संख्या यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 4 हमारी दूसरी संख्या यक्स माइनस 2 यक्स माइनस 2। अब मासा और लसा देख लेते हैं। मासा फिर वही करेंगे भैया जो दोनों में उपस्थित रहे। हम देख रहे हैं यक्स माइनस 2 ऊपर है, यक्स माइनस 2 नीचे है, तो यक्स माइनस 2 हो जाएगा। और देखते हैं कुछ कॉमन है, कुछ दोनों में उपस्थित है। यक्स प्लस 4 ऊपर है, नीचे नहीं है। यक्स माइनस 2, दूसरा यक्स माइनस 2 नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है, अर्थात केवल एक संख्या यक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में उपस्थित है, इसीलिए हमारा मासा क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 2। अब हम लासा देखते हैं। लासा देखते हैं दोस्तों। लासा का नियम है, सबसे पहले जो जो दिखे नोट कर लो। यक्स माइनस 2 दिख रहा है, हम यक्स माइनस 2 नोट कर लिए। यक्स प्लस 4 दिख रहा है, यक्स प्लस 4 नोट कर लिए। अब देखेंगे यक्स माइनस 2 कहां पर सबसे ज्यादा बार उपस्थित है। ऊपर यक्स माइनस 2 एक बार उपस्थित है, नीचे 2 बार उपस्थित है। तो नीचे कितनी बार उपस्थित है, 2 बार। और 2 बार दर्शाने के लिए हम घाते कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब हम देखेंगे यक्स प्लस 4 कहां पर ज्यादा बार उपस्थित है। यक्स प्लस 4 नीचे तो है ही नहीं, ऊपर कितनी बार है, 2 बार। तो ऊपर ही सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा कितना है, 2 बार। हम देखें दोस्तों यक्स माइनस 2 ही केवल था जो दोनों में उपस्थित था, जो हमारा मासा हो गया। और यक्स माइनस 2 बार उपस्थित था और यक्स प्लस 4 2 बार सबसे अधिक बार उपस्थित था, तो हमारा लासा क्या हो गया, यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब घाते 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों लासा मासा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम जो सवाल किए ये भी समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है और इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। आप लोगों को एक फार्मूला केवल लास्ट में याद कर लेना कि जो दोनों संख्याएं दी जाती हैं उसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपको पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है और लासा पता है, उसका मासा पूछे तो इन तीनों का मान रखो, मासा का मान निकल जाएगा। अर्थात इसमें से कोई 3 मान पता रहे और एक मान ना पता रहे तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। और हम बहुत अच्छे से लसा मासा सीख चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज अपरिमेय संख्या, इस चैप्टर का सबसे जरूरी चीज अपरिमेय संख्या, हम लोग उसको सीखते हैं। अपरिमेय संख्या से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और आज हम लोग
बहुत अच्छे से अपरिमेय संख्या को सीखते हैं। आज के बाद अपरिमेय संख्या का डाउट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। अपरिमेय संख्या को समझने से पहले हमें समझना होगा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को सीखने से पहले हमें सीखना होगा पूर्णांक संख्या। बस दोस्तों इतना ही आप लोगों को सीखना होगा। और अगर इतना आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लेते हैं तो आज के बाद अपरिमेय संख्या का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम सीखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, जीरो होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक। पूर्णांक संख्या क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से जीरो को लेते हुए प्लस इनफाइनाइट तक। जैसे उदाहरण के तौर पर 0, -1, -2, -3, ऐसे माइनस वाली भी सारी संख्याएं, और +1, +2, +3, +4 ऐसे प्लस वाली भी सारी संख्याएं। अर्थात माइनस इनफाइनाइट से जीरो को लेते हुए प्लस इनफाइनाइट तक। इसका मतलब अगर सही से हम समझे दोस्तों तो जितनी भी प्लस की संख्या होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, वो भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। और जीरो भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। और -1, -2, -3 मतलब जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं सब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। पूर्णांक संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माइनस की सभी संख्याएं, जीरो, प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं, जीरो और प्लस की सभी संख्याएं क्या कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया तो परिमेय संख्या बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जो रूल होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और P, Q दोनों क्या हो दोस्तों? पूर्णांक हो। PQ दोनों पूर्णांक हो तथा Q = 0। अभी हम लिख रहे थे तो अब हम इसको अच्छे समझते हैं। किसी संख्या को यदि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q का मान अर्थात हर का मान, क्योंकि Q नीचे है, Q नीचे मतलब हर, ऊपर मतलब अंश, हर अर्थात Q का मान 0 के बराबर ना हो तो वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दोस्तों अगर लिखा गया है 5/3, हम देखें दोस्तों 5 भी एक पूर्णांक संख्या है और 3 भी एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्यों है? क्योंकि 5 क्या है? धनात्मक संख्या। 3 क्या है? धनात्मक संख्या। और 5 और 3 दोनों धनात्मक संख्या है तो पूर्णांक है। और जब अंश और हर दोनों पूर्णांक निकल जाए तो वही क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या होता है। अगर कोई बोले क्या 3/0 परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे 3 अर्थात अंश पूर्णांक संख्या है, 0 हर पूर्णांक संख्या है। लेकिन हम एक बात तुरंत याद करेंगे, Q अर्थात हर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर को 0 कर दिया गया तो 3/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसका उल्टा लिखा जाए 0/3 परिमेय संख्या है, हम तुरंत बोलेंगे हाँ सर परिमेय संख्या है, क्योंकि हम अंश को 0 ले सकते हैं, हर को नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर हमारा अंश 0 है, जो कि अंश के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया, अर्थात अंश 0 हो सकता है। केवल एक बात ध्यान रखना है कि P/Q के रूप में रहे, P और Q दोनों पूर्णांक रहे और Q हमारा क्या ना हो? 0 ना हो, अर्थात हर हमारा क्या ना हो? 0 ना हो। ये परिभाषा तो लगभग सबको पता होगा। अब थोड़ा सा हम परिमेय संख्या का अपर लेवल देखते हैं। अब अगर कोई पूछेगा
3, 5, 7, ये सब बातें तो आप लोगों को पता ही होगा। 0 क्या परिमेय संख्या है? हम बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका बटा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? 1 कर सकते हैं, सबका बटा 1 कर सकते हैं। और 1 भी हमारा क्या होता है? पूर्णांक, अर्थात ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक। लेकिन हमारे किताब में जो दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा परिमेय संख्या के लिए, दूसरा टाइप, अगर बोल दे कि √25 क्या परिमेय संख्या है? अंडर रूट मतलब 25 का वर्गमूल, √25 क्या परिमेय संख्या है? तब हम इसको देखेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, और एक जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा, अर्थात 25 का वर्गमूल सबको पता होगा कितना होता है? 5, और हमें पता है 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो √25 का रिजल्ट हमें मिला 5/1, अर्थात तो √25 क्या निकल गया? परिमेय संख्या। अगर कोई बोले √36 क्या परिमेय संख्या है, हम करेंगे √36 को लिख सकते हैं 6 × 6, जोड़ा बन गया तो बाहर आ जाएगा 6 को हम लिख सकते हैं 6/1, तो यह भी रिजल्ट क्या निकला? 6/1, और यह हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। क्यों होता है? क्योंकि अंश और हर दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई दोस्तों, हमें √25 ना ध्यान देकर, √36 ना ध्यान देकर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर क्या आ रहा है, हम उससे उसका उत्तर देते हैं। √25 का कितना हो गया? 5, जो कि परिमेय संख्या है। √36 का कितना हो गया? 6, तो जो कि परिमेय संख्या है। अब कोई अंडर रूट में संख्या दी जाएगी, अगर उसका हमें रिजल्ट मिल जा रहा है, उसका हम रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हम तीसरा टाइप सीखते हैं दोस्तों। तीसरा टाइप यहां सीख लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा टाइप क्या होता है परिमेय संख्या का दोस्तों? अगर कोई दशमलव में संख्या दे दी गई, 5.3, हम बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है। 4.356 हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। अगर दे दे दोस्तों, जैसे 10/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10/3 का मतलब होता है, हमें पता है 3.333 जाते ही रहता है, कटता ही नहीं है, तो हम डैश डैश कर देते हैं, या तो 3.3 का बार कर देते हैं। यही होता है दोस्तों। तो ये भी क्या होती है? हमारी एक परिमेय संख्या। अब आप लोग इसी में कंफ्यूज हो गए, खूब ध्यान से, खूब अच्छे से आप लोग समझना। जब 5.3 संख्या समाप्त हो जा रही है, 4.356 संख्या समाप्त हो जा रही है, जब दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो जाए, जब दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो जाए, तो वह भी एक परिमेय संख्या होती है। जब दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो जाए, तो वह भी एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का अगला टाइप दोस्तों, जैसे दशमलव के बाद अगर संख्या ना समाप्त हो, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या बार बार रिपीट हो, तो वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है। बात को ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे 3 दशमलव के बाद 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। जैसे अगर यहाँ पर दे दिया गया 4.31323334 डैश डैश डैश, तो हम यहाँ देखेंगे कि तो संख्या समाप्त नहीं है, डैश 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 दिया गया है। तो क्या ये संख्याएं, कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या? हम देखेंगे ये 4.31 हुआ, फिर 3 2 हो गया, फिर 3 3 हो गया, फिर 3 4 हो गया। मतलब ऐसी कोई फिक्स संख्या, ऐसी कोई निश्चित संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो यह किसमें चला जाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या नहीं, अर्थात अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जिसे हम अभी सीखने वाले हैं। अब समझ में आया परिमेय संख्या? पहला तरीका होता है परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q दोनों पूर्णांक हो, जहां पर Q 0 के बराबर ना हो। एग्जाम्पल के लिए 5/3 3/0 हमारा अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर यहाँ पर 0 हो जा रहा है। 0/3 परिमेय हो सकता है क्योंकि अंश 0 है। 3 5 7 0 को हम परिमेय बोल सकते हैं क्योंकि इसका हर हम 1 ले सकते हैं। और √25 √36 को भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट, जो इसका आंसर आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है। अगला चीज, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या समाप्त हो जाती है, तो भी वह भी एक परिमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद किसी संख्या का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, बार बार कोई संख्या आ रही है, तो वह भी एक परिमेय संख्या होती है।
जिसका अंत ना हो, दशमलव के बाद संख्या का अंत ना हो, लेकिन जो संख्या आए वह एक निश्चित संख्या रहे, जैसे 3 3 हो जाए। जैसे हम एग्जांपल के लिए और देख ले, 3 के बाद 3 6 3 6 3 6 3 6, तो हम लिख सकते हैं इसको 3.36, 3 6 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, 3.36 का बार हो जाएगा, अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, कौन सी संख्या जो परिमेय नहीं होगी रिपीटिशन वाले, तो 4.31 3 2 3 3 3 4। हम देखें तो कहाँ पर बार लगाएं, 3 के बाद 1 आ जा रहा है, 3 के बाद 2 आ जा रहा है, 3 के बाद 3 आ जा रहा है, 3 के बाद 4 आ जा रहा है। संख्या का अंत भी नहीं है और कोई निश्चित संख्या बार बार आ भी नहीं रही है, कोई निश्चित संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, तो वह संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हर टाइप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम लास्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। केवल 2 मिनट और लगेगा और हमारा क्लास बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों हम ले सकते हैं 5/0, क्योंकि हमें पता है अगर हम हर 0 कर देते हैं तो परिमेय नहीं है। परिमेय का जस्ट विपरीत क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय का जस्ट विपरीत, परिमेय का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपरिमेय। हम देखिए भैया 5/0 अंश मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम हर 0 कर दिए तो ये परिमेय से क्या बन गया, अपरिमेय। मतलब हम 5/0 अर्थात किसी का हर जो है यदि 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा हम लोग देख रहे थे दोस्तों, जब √36 ले रहे थे तो इसका रिजल्ट क्या मिल जा रहा था, 6। तो ये क्या हो जा रहा था, परिमेय, क्योंकि इसका बटे हम 1 ले सकते हैं। ऐसी संख्या ले लें जिसका हमें आंसर ही ना निकले, जिसका निश्चित मान ही ना निकले। जैसे √36 की जगह हम √2 ले लें, √3 ले लें, √5 ले लें, √7 ले लें। अब आप लोग कहोगे दोस्तों √2 का मान हमें तो पढ़ाया गया है, लेकिन जो मान आप लोगों को बताया गया है दोस्तों वो √2 का लगभग मान होता है। आप कैलकुलेटर उठाइएगा, उसमें √2 का मान निकालिएगा तो √2 का मान निश्चित नहीं आएगा। मतलब संख्याएं रिपीट होंगी लेकिन बहुत अलग अलग संख्याएं रिपीट होगी, जैसे 1.4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 ऐसे करके कुछ रिपीट होगा। आप लोग कैलकुलेटर करके देख लेना। अर्थात √2 का हमें निश्चित मान नहीं पता हो रहा है और √3 का निश्चित मान नहीं पता हो रहा है, √5 का निश्चित मान नहीं पता हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो √, वाली संख्या को अपरिमेय संख्या हम कब बोलेंगे दोस्तों, एकदम साधारण सी बात है, जब उसका रिजल्ट एकदम निकल जाए, उसका आंसर हमें मिल जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। आंसर मिलने का मतलब क्या है, रिजल्ट मिलने का क्या मतलब, जैसे √36 का हमें मिल जाता है, √36 का मान होता है 6, √25 का भी मिल जाता है, √25 का मान होता है 5, √49 का भी मिल जाता है, √49 का मान होता है 7। अगर कोई पूछे √2 √3 √5, अगर कोई पूछे दोस्तों 2 + √7 क्या परिमेय संख्या है, यह 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 2 के साथ एक अपरिमेय संख्या जुड़ी है, क्योंकि √7 का हमें रिजल्ट नहीं पता है, √7 का हमें आंसर नहीं पता है, इसका एक निश्चित मान नहीं होता है, इसीलिए परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या जुड़ी है, इसीलिए इसमें चली जाएगी दोस्तों एक अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ यदि जुड़ रही है, घट रही है, तो उस परिमेय संख्या को भी अपरिमेय संख्या बना देगी। और अंतिम दशमलव वाला दोस्तों, जैसे 5 के बाद दिया रहे 1 3 1 7 1 9 1 6 1 4, ऐसे करके कोई भी संख्या रिपीट रहे और उसका अंत ना रहे, तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। अगर आप लोग इतना वीडियो देखकर जाते हैं तो आप लोग पेपर का कोई भी सवाल नहीं फंसेंगे, और ऑब्जेक्टिव में इसका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता क्या है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है, उसको छाटिए। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों वीडियो समझ में आया हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।